नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन में। जब हम बात करते हैं पर्यावरण की और जब बात हम करते हैं आज की स्थिति की, तो काफ़ी डरावनी लगती है। क्यों होते जा रहे हैं हम ऐसे? आसपास इतनी जो हमारे अंदर जो इतनी माहौल है, हमारे आसपास जो माहौल है वो कितना गर्म है, वो आप और हम आज समझ सकते हैं। हम अगर आज नहीं सुधरेंगे तो हमारा जो भविष्य है वो हमारे हाथों में नहीं होगा। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, पर्यावरण और कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, इस विषय को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। तो आइए उससे पहले देखते हैं एक क्लिप के माध्यम से पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण के संयोग से बना है। यहाँ आवरण का अर्थ हमारे चारों ओर विद्यमान प्रकृति प्रदत्त जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु और वातावरण से है, जो प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन के लिए अति आवश्यक है। विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति तथा नए आविष्कारों की स्पर्धा में आज हम प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहते हैं। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है। जल को प्रदूषित किया जा रहा है। हवा में ग्रीन गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण वह प्रदूषित हो गई है। बड़े कारखानों से विषैला अपशिष्ट बाहर निकलने से तथा प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कचरे से प्रदूषण की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कुछ दूरगामी दुष्प्रभाव हैं, जैसे वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, मिट्टी का क्षरण, कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं सुखाड़। हमारे ग्लेशियर, जिसका पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, आज पिघल रहे हैं एवं वनस्पतियों का विनष्ट होना, मानव का अनेक नए रोगों से आक्रांत होना आदि देखे जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य ज़रूरत जल को प्रदूषण से बचाना होगा। गंदा निष्कासित पानी समीपस्थ नदियों और समुद्रों में गिरने से रोकना होगा। जल प्रदूषण के साथ ही वायु प्रदूषण भी मानव के सम्मुख एक चुनौती है। बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियों से लगातार उठने वाला धुआं, रेल व नाना प्रकार के डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के पाइपों और इंजनों से निकलने वाली गैसें तथा धुआं, एसी, इन्वर्टर, जनरेटर आदि से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्रति क्षण वायुमंडल में घुलते रहते हैं। अब हाल यह है कि महानगरों में नहीं बल्कि गांवों तक में लोग ध्वनि विस्तारकों का उपयोग करने लगे हैं। वहीं मोटरसाइकिल व वाहनों की आवाज़, औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के कोलाहल ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। इससे मानव की श्रवण शक्ति का ह्रास हो रहा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि तीनों ही हमारे व हमारे फूल जैसे बच्चों के स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ सुथरा रखना परम आवश्यक है। इसके लिए जनता को जागरूक करना चाहिए। बस्ती व नगर के समस्त वर्जित पदार्थों के निष्पादन के लिए सुदूर स्थान पर समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जो औद्योगिक प्रतिष्ठान शहरों तथा घनी आबादी के बीच में हैं, उन्हें नगरों से दूरस्थ स्थानांतरित करने का पूरा प्रबंध करना चाहिए। घरों से निकलने वाले दूषित जल को साफ करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाने चाहिए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। वन संरक्षण को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें उर्वरक और कीटनाशक पर निर्भरता को कम करना पड़ेगा। इसके अलावा
प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास गमले में छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। उपयुक्त सभी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अगर हम थोड़ा सा भी उचित दिशा में प्रयास करें तो बचा सकते हैं अपना पर्यावरण। जब हम बात करते हैं हवा की, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति, ये सारी चीज़ें जब हमारे आसपास होती है तो बहुत सारी चीज़ों से सुकून मिलता है हमें। और ये कब होगा? जब हम इसके संरक्षण में आगे आएंगे। अगर हम इसे संरक्षित करेंगे तो ये हमारी जान को बचाएगा। आज इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मृत्युंजय मानी जी मौजूद हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो इनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हरित प्रणाम। मृत्युंजय मानी। सर, आज पर्यावरण की जो स्थिति है और जिस तरीके से गर्मी अभी है, तो आपको क्या लगता है कहाँ पे हम लोग जो है नहीं संभल पा रहे हैं और चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं? देखिए, इसका मुख्य कारण है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं और सस्ते तरीक़ा से जंगल कटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो कटते जा रहे हैं, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, मकान के नाम पर सब पेड़ कट रहे हैं। पेड़ कटने के कारण भयावह स्थिति होते जा रही है। और आज देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग का क्या है हाल। और आप अभी के मौसम देख लीजिए, कितना धूप है। आप सड़क पर निकलिए, कहीं भी पेड़ नहीं मिल रहा है। और जहाँ जिस रोड पर पेड़ है वहाँ तो राहत मिल रही है। ऐसे लोग जल जा रहे हैं, लग रहा है कि जल गए लोग भाग रहे हैं। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो समय के साथ चीज़ें बदल रही है, शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, तो कहते हैं जब आप बदलाव ढूंढते हैं तो बहुत चीज़ों की हानि भी होती है, जिसमें पर्यावरण आज सबसे पहला मुद्दा है कि इतनी गर्मी है, भारी बारिश है, बाढ़ का कारण है। तो इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? क्योंकि हम जो है रोक तो नहीं सकते, विस्तार को नहीं रोक सकते, तो इस पर कैसे हम काम करें? देखिए, विकास भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा। अब सब लोग चाहते हैं कि पेड़ पौधा हो, जागरूकता बहुत बड़े पैमाने पर फैल गई है। सब लोग अब चाहते हैं कि पेड़ पौधा हो, लेकिन वह अपने घर के आगे पेड़ पौधा नहीं रहने देते हैं। क्यों? गाड़ी लगाना है, अपनी सुविधाएं देखते हैं। सबको ये सब सुविधाओं से ऊपर उठना होगा और पेड़ पौधों को लगाना होगा। लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण भी करना होगा। अगर पेड़ का संरक्षण नहीं करेंगे हम लोग तो कैसे होगा? सही बात है। और जब हम बात करते हैं अपने आसपास की, जैसा कि आपने कहा कि विकास जब होता है, तो जब हम बात करते हैं पेड़ पौधे के कटाव की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कि घर में भी पौधा लगाना चाहते हैं, तो वो कौन से ऐसे पौधे हैं जो हम घर में लगा सकते हैं? देखिए, छोटे छोटे प्लांट हैं, ठीक ना, उसमें आपका बहुत सारे औषधीय पौधे हैं, तुलसी हैं, ये सब आप पौधा लगा सकते हैं। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे हैं, उसको आप लगाइए। बहुत सारे पटना में ही लोग हैं जिनके छत पर बागवानी की तरह छत बना कर रखे हैं, उसमें फलदार पौधे भी लगाए हुए हैं, पपीता से लेकर आम सब चीज़ लगाए हुए हैं। और उनके जाकर छत पर देखिए, सब्जियां बहुत सारे लोग छत पर उपजा रहे हैं। उनके घर का वातावरण बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए तो आगे आना पड़ेगा। जो भी पौधा हो घर में के लगाइए और बाहर भी आसपास में भी लगाइए। जी, जब हम उपाय की बात करते हैं, ये तो छोटे स्तर पे उपाय है, लेकिन अगर हम उपाय के बारे में सोचें कि हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभी हम नहीं रुके तो फिर रुक भी नहीं पाएंगे, तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, पर्यावरण बहुत व्यापक पैमाने पर है। आप अपने घर में रहती हैं और जब हम लोग घर से निकलते हैं तो बिजली का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। आपको पता है, बिजली के कारण लगभग 80% बिजली जो है वो कोयला से हम लोग को मिलता है। अब सोलर पैनल के आधार पर बिजली मिलने लगी है, लेकिन अभी तक 80% उसका भागीदारी है और उससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण निकलता है, जिसको हम लोग नहीं देखते हैं। जहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, बिजली उत्पादन केंद्र हैं, वहाँ के लोग उससे प्रभावित भी होते हैं। तो हम लोग को समझना होगा। यह देखिए, एक छोटा कार्य है कि आप घर से निकलिए, पंखा बल्ब का स्विच ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, ठीक। इसी तरह से पानी हो गया, पानी के बारे में भी यही है। नल खुला मत छोड़िए, अपनी आदत में सुधार कीजिए। आपको आसपास का कार्य करना है, आप साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, पैदल का इस्तेमाल कीजिए। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि सबसे बड़ा प्रदूषण का एक और मुख्य कारण है
पेट्रोल और डीजल, घर घर में एक नहीं कई वाहने हैं, लोग चलते हैं, तो इससे भी प्रदूषण फैलता है। तो प्रदूषण इसमें तो कमी लाना पड़ेगा ना। तो कैसे इंसान कमी लाए, क्योंकि आप जो है बाहर जाएंगे ही, समय की चीज़ जो है वो पाबंदी होती है, जगह पे पहुँचे, ट्रैफिक का हाल आप देख ही रहे। तो ऐसे में ऐसे लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, वो क्या करें? देखिए, मेरा सुझाव, जैसे पटना शहर है, यहाँ पर नगर बस सेवाएं भी चल रही है, वातानुकूलित बसें भी चल रही है, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह में जाइएगा तो बस सब खाली रहती है। तो इस तरह का स्थिति है। सरकार के स्तर पर कार्य हो रहे हैं। जैसे आप जा रही हैं कार्यालय, आप अकेले जा रही हैं, और लोगों को अगर ले लीजिए, शेयरिंग कीजिए तो और बढ़िया रहेगा। लेकिन ये शेयरिंग की स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है। तो वो जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जागरूक होना ही पड़ेगा। अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो बीमारियां आप देख रही हैं, बहुत भयावह भयानक बीमारियां सब आ रही हैं। बीमारियों के कारण कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के, चीनी रोग तो शुगर रोग तो हर घर में हो गया है। ये सब क्या है? यही सब कारण है। तो कब अपने ये हम लोगों ने सुना भी है कि ये हम कैसे करें, ये तो इतना बड़ा मुद्दा होता है, इतनी बड़ी चीज़ें हैं ये, तो हम कैसे स्टार्ट करें, हम कैसे शुरुआत करें? तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप अपने घर के आसपास पौधा लगाइए, अपने घर में छोटे छोटे गमले में भी पौधा लगाइए, बड़े पेड़ जो हैं आसपास में उनको आप उनका संरक्षण कीजिए। यह एक बहुत ही बड़ी जवाबदेही होगी। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। जी, अभी और एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम जब पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो कटाव की बात करते हैं। सबसे पहले आता है बाढ़, मिट्टी का प्रदूषण, वो भी उसमें सम्मिलित है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पेड़ पौधा ऐसा है कि वह मिट्टी कटाव को रोकता है, और वही मिट्टी कटाव ही नहीं, वायु प्रदूषण जो शहर में फैल रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? पेड़ों की कमी। अगर पेड़ रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे, तो इससे आपका जो वायु प्रदूषण है उसमें कमी आएगी। धूल कण को रोकेंगे। लेकिन हमारे जैसे पटना है, यहाँ पर तो पेड़ों की कमी हो गई है, जिसके चलते यहाँ धूल कण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी, तो इसके लिए आप जो भी अभी है, चाहे वो एक पेड़ माँ के नाम हो, बहुत सारे अभियान ऐसे हैं जो चलाए जा रहे हैं। तो लेकिन अगर हम आज के स्तर पे बात करें तो हम ऐसे कौन से छोटे से बदलाव जो घर में लोग बैठे हुए हैं वो करें, उसके बारे में अगर कुछ जानकारी दे तो। देखिए, छोटे योगदान। जी, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं, दैनिक कार्यों में, अपने दैनिक कार्यों में बदलाव लाएं। इससे बड़े स्तर पर सब कार्य हो सकते हैं। पौधा लगाना, देखना, जल संरक्षण करना, बिजली का कम उपयोग करना, आवश्यकता भर करना, कागज का दुरुपयोग नहीं करना। अगर ये सब लोग करें तो स्वतः पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा। जी, और कितना महत्वपूर्ण है आज के लिए ये, कि अगर हमें कितना ज़रूरी है इसको संरक्षित करना, अगर ये दर्शकों को बताना चाहिए। देखिए, अगर पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया गया तो रहना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग को यह जानकारी होनी चाहिए कि इतनी कड़ी धूप हो रही है, तापमान अभी 41 डिग्री पर पहुंचा है, लोग घर से नहीं बाहर निकल पा रहे हैं, और घर घर में एसी लग गया है। अभी देखिए, पटना में क्या स्थिति हो रही है कि 1 घंटा 2 घंटा बिजली कट जाए तो लोगों का रहना मुहाल हो गया है। तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर संभव नहीं है, बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। जी, और अगर हम बात करें, ये जितने भी हमारे शहर के हैं, जो शहरीकरण हो रहा है, तो शहरीकरण का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है हमारे वातावरण पे? देखिए, शहरीकरण बेहतर है, होना भी चाहिए, लेकिन जो नियम कानून बने हुए हैं उसके अनुसार लोग पालन नहीं कर रहे हैं। अपार्टमेंट बनता है, मकान बनता है, नक्शा जब पास कराया जाता है तो उसमें है कि इतना हिस्सा में हम ग्रीनरी रखेंगे, हरा भरा रखेंगे, लोग नहीं रखते हैं। लोग दिखाते हैं कि यहाँ हरा भरा रखेंगे और फिर वाहन पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। राज्य सरकार को भी इसके लिए कड़ा कदम उठाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई कड़ा कदम भी हम लोग नहीं देख रहे हैं और लोग भी नहीं मान रहे हैं। सबको आगे आना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सिर्फ ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, या फिर इसमें सबको आगे आना चाहिए। जैसा सभी लोग आगे आएंगे तभी पर्यावरण संरक्षण हो सकता है। किसी सरकार के बूते पर्यावरण संरक्षण कर पाना असंभव है। राज्य सरकार इस वर्ष 5 करोड़ पौधे लगाने जा रही है, मामूली नहीं है। 2028 तक 20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है,
और हम लोग का बिहार का हरित क्षेत्र जो है वो 15.5% पर आ गया है और इसको 2028 तक 17% पर लाना है। और देखिए 2004 में जंगलों का सर्वे हुआ था, उसमें हम लोग 7.70% हरित आवरण था जंगली क्षेत्र में। वह जंगल बिहार सरकार के माने कि प्रयास से अभी हम देख रहे हैं कि 12.5% पर जंगल और उसके आसपास का हरित वातावरण हरित क्षेत्र बन गया है और 2.5% बाहर का, यानी कि टोटल मिलाकर के लगभग 15.5% हरित आवरण है। और जब हम देख रहे हैं कि जंगलों का जो कटाव जिस हिसाब से हो रहा है और जिस तरीके से पर्यावरण दूषित हो रही है, एक ज़माना जब वो था जब तितलियां और जुगनू दिखती थी और आज वो नहीं दिख रही, तो ऐसे बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं कि कटने के बाद वो विलुप्त हो रही हैं। देखिए, इसी के लिए भारत सरकार जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया है और बिहार में भी कार्यरत है। बिहार में 8000 पंचायतों में लगभग 75 के आसपास नगर निकायों में अभी तक गठित है और इसका मेन कारण है कि जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं उनका संरक्षण करना है। और सिर्फ जीव जंतु नहीं, उसमें सब है, वनस्पति है, अनाज है, हर तरह के चीज़ जितने पाए जाते हैं पृथ्वी पर, सबका संरक्षण करना है। उसमें बड़े पैमाने पर कमी आ गई है। तितली की जुगनू तो अब दिखती ही नहीं है। नीलकंठ को किसानों का मित्र कहा जाता था, अब नीलकंठ नहीं दिखते हैं, बहुत ही कम हो गए हैं मात्रा में। गरवैया, अभी गरवैया गांव में है लेकिन इसकी संख्या लगातार घट रही है। बहुत सारे कारण हैं, ये सब बचाना होगा। तो इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि अभी गोरैया बहुत, इस पे भी बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, बहुत हमारे शहरों में बहुत जगह देखने को अब मिल रहा है, तो इसमें प्राथमिक उपाय क्या है इन सब के संरक्षण? देखिए, अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और जो मकानों की संरचनाएं हैं वह दूसरे तरह की हो गई हैं। सब पक्का होते जा रहा है, कहीं कच्चा नहीं है और गरवैया को रहने लायक स्थान ही नहीं है। घर घर में पंखा चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, उसमें गरवैया कहाँ से रहेगी? पहले जो कैलेंडर और तस्वीरें जो घर में लगाई जाती थी उसके लिए एंगल लगाया जाता था और उसके आधार पर उसमें उसके पीछे गरवैया रहती थी और दूसरे तरह का बनावट था, लेकिन अब ऐसा है नहीं। हालांकि फिर भी गरवैया के प्रति लोग आगे आए हैं, घोंसला लगा रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, तो इनका संरक्षण बढ़ रहा है। जी, और जब हम बात कर रहे हैं कि आज के युवा वर्ग की, क्योंकि उनके पास उतना अभी समय नहीं है, समय की पाबंदी उनके पास बहुत ज़्यादा होती, तो वो किस तरीके से अपने आप को पर्यावरण के प्रति समर्पित करें, क्या करें वो? देखिए, उनको कुछ भी नहीं करना है। वे सिर्फ जो राज्य सरकार के भी 9 सूत्री संकल्प है उसको पढ़ें और ध्यान दें। उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें है कि आसपास पौधा लगाएंगे, हरित आवरण रखेंगे, जल का संरक्षण करेंगे, प्रदूषित नहीं होने देंगे, कागज़ का इस्तेमाल करेंगे, यही सब है। पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये सब जो है इसका अगर ये करें तो ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन सभी लोग कहते हैं, करते नहीं हैं, दिक्कत ये है। जी, और सबको अपफ्रंट सामने आना पड़ेगा। जी। और जब हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों की, तो सबसे बड़ी मुद्दा है कि हम किसी चीज़ में आगे तब आएंगे जब हम जागरूक होंगे। जब हम जागरूक नहीं होंगे तो हम किसी भी चीज़ को उस स्तर से नहीं देख सकते हैं। तो आप लोग के माध्यम से कौन कौन से ऐसे जागरूकता कार्यक्रम की जाती है जिससे कि और से ज़्यादा लोग अवेयर हो इस चीज़ को लेके? देखिए, बहुत अब तो बड़े पैमाने पर लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गए हैं। इसमें अब ये नहीं कहा जा सकता है कि जागरूक नहीं है, जागरूक हो गए हैं, लेकिन वे अपने सोच में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। उनको आगे आना पड़ेगा और ये सब कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा आगे 10-15 वर्ष बाद आप देखिएगा स्थिति क्या होगी, भयावह हो जाएगी। सिर्फ अस्पतालें खुलते रह जाएंगे और जितने लोग हैं वो बीमार पड़ते जाएंगे और अस्पतालों में भीड़ लग जाएगी। हम लोग को अभी सचेत हो जाना होगा, पेड़ पौधा लगाना होगा, संरक्षित करना होगा, इसका महत्व देना होगा। जिस तरह से हम अपना मकान बनाते हैं उस तरह से हमको पेड़ लगाने के लिए भी आगे आना पड़ेगा। ये अभी वातावरण नहीं बन पाया है। जी, अभी कौन कौन से स्तर पे आप जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग
20-25 लोगों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा कर करके और पेड़ लगाने और इससे संबंधित जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं उससे संबंधित रैलियां निकालते रहते हैं। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले हम लोग गांधी मैदान में निकाले थे, फिर आपको गंगा जेपी पथ पर हम लोग निकाले थे, कई बार हम लोग निकाले वहाँ पर। ऐसे गांव में भी हम लोग निकलवाते रहते हैं। और देखिए आपको यह ताजुब होगी कि गंगा जेपी पथ पर जो पासवी जो है 2 जगह पर एलसीटी घाट और पटना कमिश्नरी ऑफिस के सामने, वहाँ देखिएगा कि 200 नीम के पौधे लगे हुए हैं। वे राज्य सरकार नहीं लगाई है। अच्छा। आम जन इकट्ठा होकर के सब लगाए हैं, पर्यावरण से जुड़े लोग वे लोग लगाए हैं। और देखिए वहाँ 200 नीम के पौधे पेड़ का रूप लेने जा रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं आगे। और इसमें जितना जैसे अभी बहुत बड़े बड़े पेड़ उखाड़े जाते हैं, तो कौन ऐसे 3-4-5 पेड़ हैं जो अपने घर के आसपास लोग लगा सकते हैं? देखिए घर के आसपास नहीं, उसका प्लांटेशन होता है तो उसमें राज्य सरकार कराती है, उसमें काफ़ी खर्च आते हैं। और एलसीटी घाट के आसपास यहाँ पटना में प्रयोग किया गया, लेकिन वह प्रयोग यहाँ सफल नहीं रहा। अच्छा। पुराने पेड़ जो है वहाँ लगाए गए, बहुत पैसे भी खर्च हुए, लेकिन सफल नहीं रहा। और जब बात करते हैं, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें सब जितने भी लोग हैं सबको आगे आने की ज़रूरत है। तो इसमें अगर हम एक बात लें कि जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं उसको कैसे आम जनता, आम मानव उसको नियंत्रित कर सकता है एक साधारण पैमाने पे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आम जनता बिल्कुल नियंत्रित कर सकती है। आम जनता से ही नियंत्रित होगा भी। सरकार की जितनी योजनाएं चलती हैं उसका लोग साथ दें। अगर लोग साथ देंगे तो आपको नियंत्रित हो जाएगा। अब देखिए सरकार क्या करती है, 15 माने कि जुलाई के बाद देखिएगा कि हर साल 15 जुलाई के बाद सरकार मुफ्त में पौधा देती है लोगों को कि आप आइए हमारे नर्सरी से लीजिए और ले जाइए। ऐसे आप सरकारी नर्सरी में जाइएगा तो सिर्फ 10 रुपये में पौधे मिलते हैं, किसी भी राज्य के सरकारी नर्सरी में चले जाइए। अच्छा। तो ये लोगों को आना पड़ेगा, सरकार कर रही है, उसका पहल करें लोग। ना मतलब सरकार के साथ चले तो सरकार के साथ चले, बहुत सारी चीज़ों में हम अपना समर्थन या जी, फिर जी, अपना जी। भागीदारी दे सकते हैं। एकदम दे सकते हैं। और ये अगर पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए मतलब कौन कौन से प्रयास हमें करने चाहिए? जो ज़्यादा, अगर हम अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नहीं करने से बेहतर है कि कुछ करें। देखिए मेन अभी तो हम लोग के समक्ष जो हरियाली है, हरित आवरण है, उसको बढ़ाना है। वह कैसे बढ़े इसके लिए तो सबको आगे आना पड़ेगा। सरकार के भरोसे सिर्फ छोड़ने से काम नहीं चलेगा, और इसमें सब लोग आएंगे तो बिल्कुल हम लोग को सफलता मिलेगी। अच्छा, यह भी नहीं है जैसे मान लीजिए कोई सड़क है, वहाँ पर खाली जगह है, तो आप सरकारी नर्सरी से सिर्फ 10 रुपये लगा करके पौधा ला सकते हैं। 5 पौधा लाइएगा 50 रुपया लगेगा, और ला करके आप लगा करके संरक्षित कर सकते हैं। हम लोग सरकार के भरोसे रह जाते हैं, यही बड़ी कमी है। आगे आना पड़ेगा सबको अपने आप। अभी जैसे कि देखिए व्यापक स्तर पर अगर हम देखें तो ग्लेशियर पिघल रहा है, ये एक डरावना भी है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। बहुत जगह आप ऐसे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि वो अपने आप फिर ठीक भी हो जाता है। इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे तो? देखिए ये सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है जी। इसके लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा, सबको आगे आना पड़ेगा, अन्यथा यह होते ही रहेगा। इसमें मुख्य कारण है पेड़ पौधे तो लगे ही लगे, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कैसे कम हो इसके बारे में भी सोचना होगा। जी। अब हम लोग अपनी सुविधा के लिए वाहनों को, गाड़ियों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक की तरफ भी बढ़ा जा रहा है, उसके तरफ बढ़ना होगा। और जो बिजली है, बिजली के कारण भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहे हैं, उसमें भी अब हम लोग सौर ऊर्जा की तरफ बढ़े हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। और फिर है कि जो हम लोग का समुद्र है वह भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषित होते जा रहा है। जितना खेत कृषि कार्य में जितना कीटनाशक दवाएं सब इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ हो रहे हैं, सब सीधे समुद्र में जा रहे हैं। प्लास्टिक बड़े पैमाने पर पहुंच जा रहे हैं, ये सब भी है। और हम लोग का जब तक तापमान नियंत्रित नहीं होगा और पेड़ पौधे ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं लगेंगे, जंगलों का संरक्षण नहीं होगा, तब तक यह होते रहेगा। अब देखिए कैमूर वन्य प्राणी अभयारण्य है बिहार में ही जी। उसको राज्य सरकार टाइगर रिजर्व घोषित करने जा रही है। वह टाइगर रिजर्व घोषित हो जाएगा तो उसका मतलब जान रही है, बाघ रहेगा, बाघ रहेगा तो जंगल भी समृद्ध होगा, और जंगल समृद्ध होगा तो ऑक्सीजन का फैक्ट्री है जंगल।
आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा, और ये सब इस तरह की जो समस्याएं हो रही हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो कहीं ना कहीं हम लोग अगर वन को संरक्षित करते हैं तो जीव जंतु और इंसान ये सब जो है संरक्षित हो जाएंगे। जी, सभी लोग संरक्षित होंगे इससे। जी, आपने इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, बहुत चीज़ों को आपने देखा है, तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आज की स्थिति है उसको देखते हुए दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं दर्शकों से यही आग्रह करूंगा कि अपने हॉबी में बदलाव लाएं और पर्यावरण के प्रति लगाव रखें। पर्यावरण के प्रति आप लगाव रखेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और जितनी बीमारियां हो रही है सब पर्यावरण असंतुलन के कारण हो रहा है। आप कृपया आप अपने हॉबी में बदलाव लाएं। सर, इतनी अच्छी आपने बातें कही है और इतना सब कुछ बताया, दर्शकों को बताया, और आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हरित प्रणाम। भविष्य के लिए बहुत कुछ बचा के रखना है, उसके लिए हमें और आपको आगे आना होगा। तो आज के अंक में जो ख़ास था वो आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके लिए आगे आएंगे और पर्यावरण को अपना समझ के उसे संरक्षित करेंगे। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।